हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप लोग पता है कि अब ये कैसा टाइम आ रहा है, मंथ जो है दिसंबर का चल रहा है और इस टाइम पे बच्चे जो हैं अपने प्रिपरेशन को जो है एक हिसाब से एक्सेलरेट करते हैं। जैसे 10-12 के बच्चे, उनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो हैं वो फरवरी से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो लोग इस टाइम से जो है अपने आप को प्रिपेयर करना अच्छी तरीके से, रिवीजन या फिर ये समझ लो कि अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आ ही रहे हैं आजकल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो समझ लो कि हर एक महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई तो आता ही रहता है। अभी सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और CHCL के भी फॉर्म निकल गए हैं। तो लोग तैयारी तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच में हम लोग कई बार छोटी छोटी तैयारियों को भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी तैयारियां हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम बड़ी तैयारियां करके हम जाते हैं, जब वो छोटी सी चीज़ हमारे पेपर में जब आ जाते हैं ना, तो हम फिर उस टाइम पे अफसोस करते हैं कि थोड़ा सा हम इन चीज़ों को भी पढ़ लेते या देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक अगला टॉपिक लिया आपका, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। देखो बच्चों, क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है जब हम पेपर में आते हैं ना और नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपका बेसिक उस चीज़ का जो है कन्फर्म पता ना हो कि ये नंबर्स किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी में आता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चाहे रीजनिंग के टेबल में भी, रीजनिंग के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी जब देखोगे ना, तो कभी कभार ऐसे ही सीरीज हमें दे दिया जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि सीरीज दे देते हैं, प्राइम नंबर का सीरीज दे देते हैं, बीच में आप पूछा ले जाता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। और आप लोगों को पता होगा कि ये प्राइम नंबर है, तभी तो आप आगे के प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हो। जब आपको पता ही नहीं कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर कौन सा होता है, इरैशनल नंबर कौन सा होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक टाइप्स ऑफ नंबर के टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। अब समझो सही से और कोशिश करूँगा कि सारा कॉन्सेप्ट आपका नंबर से रिलेटेड क्लियर करूँ। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि पहले मैंने लिख रखा है नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। देखो, जैसे कि नॉर्मल हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं भाई काउंटिंग सुनाओ, तो क्या 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल जो काउंटिंग सुना रहे हैं वही हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नॉर्मल काउंटिंग नंबर, जो गिनती के नंबर नॉर्मल होते हैं, वो आपके जो है वो नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6। किसी ऑब्जेक्ट को जब गिनते हो घर में तो आप ऐसे तो गिनते हो ना, 1, हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी टाइप से गिनते हो आप। तो वो काउंटिंग जो है आपका 1 2 3 4 5 6 जो है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। होल नंबर दूसरा है आपका होल नंबर, हिंदी में इसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। देखो, होल नंबर क्या है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो साथ में एक जीरो भी आप लेके चलो। नेचुरल नंबर तो है ही, एक जीरो भी है, वो भी हमारा होल नंबर के अंदर आता है। अब क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, क्या जीरो जो है आपका नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, जीरो आपका होल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, क्या नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है? तो आता है ना। होल नंबर में देखो मैंने क्या एग्जांपल लिया, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या आपका, ये है आपका नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या, और ये आपका पूरा होल नंबर। तो देखो, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आया है। तो ये पेपर में आता है, कई बार रीजनिंग टाइप में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा जाता है क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है? तो है। नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर है? तो नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर आता है तो वो गलत है स्टेटमेंट। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, ये कई बार सीटेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में हम इसको बोलते हैं सम संख्या। तो इवन नंबर आपका आसान होता है। ये तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है या आपके 2 से कट जाए, हिंदी में बोले तो जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8, यानी ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए। अब 2 से काटने वाला मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, किसी भी नंबर को हम कैसे पता करेंगे कि 2 से डिविजिबल है, जिसके लास्ट में ये नंबर आते हैं 2 4 6 8 0 बता रखा है। वो वीडियो एक बार देख लेना अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो 2 से विभाजित होने वाली यानी 2 से जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो हमारा इवन नंबर आता है। विषम ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं आए हो। अब कहता है कोई
भी एक ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और ऑड भी हो? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, यानी दोनों एक अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो इवन और ऑड, ऑड आपका विषम संख्या हो गया। नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर कहने मतलब कि 2 नंबर के अलावा तीसरा नंबर भी कोई फैक्टर हो। देखो, एक और वो खुद नंबर, कोई भी नंबर हो उसका एक और दूसरा वो खुद, वो तो सबका ही फैक्टर होता है। उसके अलावा अगर कोई तीसरा है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 3 बताओ, तो 3 का एक तो एक फैक्टर हो गया, एक खुद फैक्टर, तो ये फैक्टर तो सबके ही होती हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा है तो वही लिखा मैंने, नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे मैं कहूंगा 4, तो 4 को, अब 4 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 4 से। तो ये एक तो 1 हो गया, एक ये खुद का नंबर हो गया ये, तो इस इन दोनों के अलावा एक ये तीसरा नंबर ये वाला है, तो इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो नॉर्मल काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, सारे नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद 0। इवन नंबर, सम संख्याएं जो 2 से कट जाते हैं ऐसे नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटते। कंपोजिट नंबर, ऐसे संख्या मतलब ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, तो उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नंबर अगर उसका फैक्टर है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जांपल है आपका 4, 6, 8, 9, 10। देखो, हर एक के जो है 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, हर एक के 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ये थे आपके नंबर, भाज्य संख्या। एक बार इसको देख लो, फिर आगे मैं नंबर के बारे में और बताता हूं आप लोगों को। तो अब है हमारा अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखो, जैसे हिंदी में तो समझने से अभाज्य संख्या है, यानी कि जिसको दूसरा कोई नंबर डिवाइड ना कर पाए। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज डिवाइडेड बाय, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से, यानी कोई एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होता हो, उसके अलावा कोई उसका दूसरा फैक्टर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को। कंपोजिट नंबर में क्या था? कोई एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी एक और वो खुद तो होगा ही उसका फैक्टर, और उससे ज्यादा कोई तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे फैक्टर, यानी कि 2 तो होगा ही, उससे अलावा भी होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन या मोर देन 2 फैक्टर। बट प्राइम नंबर में क्या है कि ए नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि वो 1 से बड़ा हो। ग्रेटर देन 1 लिखने का मतलब क्या है? 1 फैक्टर 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, पेपर में इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, पेपर में आता है। तो नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2, इसका एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2, यानी एक तो 1 हो गया, एक ये खुद हो गया। जैसे मान लिया 7 हो गया, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, एक खुद 7 होगा, और कोई नंबर तो इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, इसलिए प्राइम नंबर आते हैं। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। 1 जो है हमारा वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर पेपर में ये ऐसा आता है, कई बार 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसके अंदर 2 भी ऑप्शन में आएगा, तो आपका 2 होगा, 1 भी रहेगा ऑप्शन में। तो बच्चे ज्यादातर 1 लगा के आ जाते हैं, लेकिन 1 नहीं है, वो हमारा क्या है? 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे बड़ा 1 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? 7 है। सबसे बड़ा 1 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 7 है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो हमारा 11 है। 11 का क्या होगा फैक्टर? एक तो वो 1 होगा, एक वो खुद नंबर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग 1 पे और 2 पे होता है, याद रखना। पूछा जाता है पेपर में 1 भी ऑप्शन होगा और 2 भी ऑप्शन होगा, या पेपर में क्या 1 प्राइम नंबर है, तो आप लोग लिखोगे कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आप लोगों को आ गया को समझ में। अब अगला है आपका रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? सारे नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताऊंगा अभी कौन से होते हैं।
ठीक है, जितने भी नंबर मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया अभी पढ़ाऊंगा वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आ जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नीचे एग्जांपल बताऊंगा, वो वाले नंबर नहीं आते हैं। बाकी जितने भी मैंने पढ़ाया इससे पहले या अब जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिखा, इसके एग्जांपल ये भी है, इसके एग्जांपल ये भी होगा। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको इवन, ऑड, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे समझ में, वो सारे नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अवास्तविक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं, अवास्तविक संख्या के अलावा बाकी जितने भी संख्याएं हैं वो सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। अगला आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इसको हम बोलते हैं धनात्मक जिसका प्लस में साइन होता है, ये होगा आपका ऋणात्मक जिसका माइनस में साइन होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो के साथ, यानी कि मतलब कि अब बताता हूं एग्जांपल, एक्सेप्ट डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, उसके अंदर कोई डेसिमल वाला या कोई फ्रैक्शनल पार्ट, या जैसे 2/3 हो गया, 1/5 हो गया, ऐसे फ्रैक्शन वाले पार्ट नहीं आने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल में आपका है -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से ये इधर भी माइनस इंफिनिटी तक, इधर प्लस में इंफिनिटी तक। ठीक है, ये आपका प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, इधर ये नेगेटिव माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो फिर से समझ लो, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक परफेक्ट नंबर जो होते हैं हमारा, जैसे इंटीजर टाइप का -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बट इसमें कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल, यानी मैं कहूँगा 2.5 आ गया, 0.5 आ गया, मान लिया 0 और 1 के बीच में आ गया 0.5, तो ये नहीं आएंगे। एक नंबर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो जितने भी, फिर से समझ लो, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इंक्लूड है इस नंबर के अंदर। तो आपको पूछा जाए क्या जीरो आपका इंटीजर है? तो है हमारा। ठीक है, बट उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल और फ्रैक्शनल, यानी डेसिमल वाले जैसे मैं कहूँगा 0.3, तो ये नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शनल जैसे मैं कहता हूँ 1/5, तो ऐसे फ्रैक्शनल वाले पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर। इंटीजर में दो टाइप के आते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये जो प्लस वाले हैं सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये माइनस वाले सारे आपके वो नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है उसके आता है परिमेय संख्या। उसके क्या आता है? परिमेय संख्या। हिंदी में हम सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपके 8th 9th क्लास में है, बताया जाता है उसमें। 9th क्लास में तो प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूफ करो कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो आप उसको प्रूफ करते हो कि इरेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है नंबर रिटर्न इन P/Q फॉर्म, यानी कि जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में, जैसे 1/5 लिख दिया मैंने, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। जैसे 1/2 है, ये P/Q के फॉर्म में, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आएगा, नीचे आपका 0 नहीं आएगा। -3/2 है, माइनस में भी हो सकता है, ये रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन P/Q के फॉर्म में होगा। 5 है, आप कहोगे 5 तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, जो सिर्फ 5 लिखा हुआ, नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं। अरे जब कोई नंबर नहीं है तो नीचे 1 तो होगा ना, यानी कोई, अगर किसी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यानी किसी का हर जो है अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है वो। तो इसीलिए हम इसको भी रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, 6 जैसे 5 ऐसे 6 है। अब कहोगे 0.333, इस टाइप से नंबर जा रहे हैं, 0.333, कहोगे ये कैसे है? तो देखो ये चीज भी आपके 9th क्लास में 0.333 को हम 0.3 के ऊपर एक रिंग लगा देते हैं, और इसको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज भी 9th क्लास में, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर अलग क्लास होगी। तो मैं बताता हूं, अगर कोई नंबर है डेसिमल के बाद वो रिपीटिंग मोड में है, मतलब कि वही नंबर बार बार आ रहे हैं, जैसे मैं कह दूंगा 1.212121, तो क्या देख रहे हैं कि 2121 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा P/Q, क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 2.121222 इस टाइप से लेता हूं, तो क्या इसमें डेसिमल के बाद नंबर रिपीटेड मोड में है? नहीं है। देखो यहाँ पे तो 1-2 है, यहाँ पे 1-2-2 है, यहाँ पे 1-2-2 है, आगे पता नहीं कितने 1 के साथ कितने 2 लग जाएंगे।
तो ये हमारे रैशनल नंबर, इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए ये हमारे रैशनल नंबर नहीं होते, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर में कौन है, ये रैशनल नहीं होगा। तो आगे समझ में, जिस नंबर को जैसे मैं कहूंगा 2 पॉइंट, अगर मैं 1 2 1 2 1 2 इस टाइप से होता तो 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे रैशनल में आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा रैशनल में नहीं आएगा। तो फिर आपका रैशनल नंबर का क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, जो फ्रैक्शन में P अपॉन Q के फॉर्म में, सबसे पहले तो उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, नीचे जीरो नहीं होगा। तो 1 अपॉन 2 हो गया, -3 अपॉन 2, यानी कि नेगेटिव में भी हो सकता है। मैं कहूँ माइनस में 5 अपॉन 3, क्या ये रैशनल नंबर है, तो बोलो हाँ है, क्योंकि माइनस में है। 5 है तो नीचे हम 5, अगर मैं कहूँगा कोई 5 है तो रैशनल नंबर है, तो है, क्योंकि नीचे 1 तो लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 आप लगा सकते हो। ठीक है, 0.333 है तो मैं कहूँगा हाँ है, क्यों, क्योंकि डेसिमल और नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारा है। 0.0, हाँ ये चीज भी याद रखना, 0 भी आपका रैशनल नंबर है, 0 भी आपका रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0 अपॉन 1 तो लिख सकते हो ना, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, नीचे 0 नहीं। मैंने क्या बोला, Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0, कंडीशन ये तो दिया नहीं कि P भी 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि ऊपर वाला पार्ट तो 0 हो सकता है ना, तो 0 भी आपका रैशनल नंबर है। याद रखना, पेपर में आ जाएगा कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो है, क्योंकि नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं ना 0 के, इसलिए 0 भी आपका रैशनल नंबर है। 0.4, एक और आपका 0.4, तो 0.4 को आप डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये आंसर आएगा 2 अपॉन 5, तो ये आ गया P अपॉन Q के फॉर्म में, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो आगे होगा रैशनल नंबर, किसे कैसे समझना है हमको, रैशनल नंबर है किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें तो वो रैशनल नंबर आ जाएगा। इरेशनल नंबर, इसका जस्ट अपोजिट, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पेपर में ये पूछा था बार बार, पाई आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 की जो वैल्यू होती है वो भी डेसिमल के बाद आपका रिपीटेड मोड में नहीं आती है, वो नंबर अलग बढ़ते जाते हैं लेकिन रिपीटेड मोड में नहीं आएंगे, तो वो हमारा √2 भी हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 1 पॉइंट, ऐसा एग्जांपल लिया हमने 1.211 यानी कि रिपीट नहीं हो रही, 2 के बाद एक बार 1 है, फिर 2, फिर 2 बार 1 है, फिर 2 के बाद 3 बार 1 है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है, इसको आप लोगों ने सही से देख लिया होगा। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो मेन यूज होगा वो 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उसके अंदर आता है ये, ठीक है, पूछे आता है। कभी कभार पेपर में तो आपको लिखा होता है कि ये सिलेबस 10th तक का सिलेबस आएगा मैथ्स के अंदर, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप 10th तक के अगर पेपर है नॉर्मल जो आप स्कूल में पढ़ते हो तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 11th 12th में पूछा जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख लो, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, ये देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, अवास्तविक संख्या, यानी ये कॉम्बिनेशन होता है आपका रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। अब देखो इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे Z लिख रखा है। जब 11th क्लास में जाओगे वहां पढ़ाया जाता है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं और ये इस फॉर्म में होता है, A प्लस में इसको हम आयोटा बोलते हैं, B, ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है आपका, ठीक है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1, यानी जब इसको आप स्क्वायर करोगे, यानी आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा -1। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम इस टाइप से, अगर मैं कोई पूछेगा 2 + 3 आयोटा, बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखो आयोटा लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही। सिंपल अगर बोल दिया कोई आयोटा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो है, क्यों, क्योंकि तो इसको हम 0 + आयोटा लिख सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है,
यहां पे फंस जाते हैं बच्चे। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हो ना, जीरो प्लस में जीरो आयोटा, जीरो प्लस जीरो आयोटा, तो आप लिख सकते हो क्योंकि क्या बताया मैंने, ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और रियल नंबर में सारे ही नंबर आते हैं। तो सारे नंबर में जीरो भी तो एक नंबर ही होगा ना, होल नंबर के अंदर जीरो आता है आपका। तो इसीलिए हमने, अगर कोई पूछे कि क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तो लिख देंगे कि हाँ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, क्योंकि जीरो प्लस में आयोटा, जीरो आयोटा आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इसका एग्जाम्पल जीरो भी आ जाएगा। 3 माइनस में 2 आयोटा, अगर माइनस हो तो भी कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि ये प्लस में ही है। अगर 3 माइनस 2 आयोटा तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 प्लस में और ब्रैकेट में माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अवास्तविक संख्या को हम z से डिनोट करते हैं, ये रियल यानी वास्तविक संख्या और ये हमारा इमेजिनरी जो नंबर है उसके फॉर्म में होता है। तो a प्लस में आयोटा b के फॉर्म में होगा ये, जहां पे ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट -1 होता है, यानी आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। और जीरो, ये मेन जो आपका वो जीरो वाला है, ये पूछा था पेपर में कि जीरो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो है, क्यों है, तो उसको हम जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपकी एक पूरी वीडियो बनेगी, उसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो 11th क्लास के अंदर चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि नंबर के बारे में बता रहा था मैं, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक आता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि रियल नंबर क्या होता है, तो ऑल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप मैंने आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कोशिश मैंने पूरी करी है कि आप लोगों को सारे नंबरों के बारे में सही से समझा दूं। एक बार आप वीडियो को एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना सही से, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाएगा कि प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा जैसे मैंने बोला कि क्या रियल नंबर के अंदर होल नंबर इंक्लूड है। पेपर में अगर आ जाए कि क्या रियल नंबर के अंदर होल नंबर है या होल नंबर के अंदर रियल नंबर है, कोई दो स्टेटमेंट, जैसे सीटेट में जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन या पेपर में भी आते हैं, तो अगर आ जाएगा कि रियल नंबर के अंदर होल नंबर है या होल नंबर के अंदर रियल नंबर है, दोनों में से कौन सा सही है, रियल के अंदर होल नंबर इंक्लूड है या होल के अंदर रियल नंबर है, यानी कि जो आपकी वास्तविक संख्या के अंदर आपका पूर्ण संख्या है या पूर्ण संख्या के अंदर वास्तविक संख्या है। तो मैंने क्या बताया आपको, रियल नंबर जो है वो क्या है, हमारा ऑल नंबर है, सारे नंबर है, तो सारे नंबर के अंदर तो होल नंबर आएगा ना, तो रियल के अंदर होल है ना कि होल के अंदर रियल है, तो ये आपका सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसी टाइप से अगर आप इसको सही से समझ लोगे ना, तो कैसे भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन देंगे इसके अंदर, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब जैसे यहां पे है कि इंटीजर है, वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड है, तो अगर पूछेगा कि इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर आता है या होल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, बताओ क्या आएगा। तो क्या आएगा आपका, ये इसके अंदर पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। होल नंबर के अंदर क्या होता है, जीरो होता है और सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो इसके अंदर तो होल नंबर आ जाएगा ना। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर आएगा, होल नंबर के अंदर इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर है, जैसे आप रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हो, तो अगर पूछा जाएगा क्या P अपॉन Q रैशनल नंबर के अंदर आपका वो रियल नंबर आएगा या रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आएगा। तो रियल नंबर मैंने क्या बताया, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आए थे जो मैंने पढ़ाया है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, तो ये रियल नंबर के अंदर आ जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आ जाएगा, रैशनल के अंदर रियल नहीं आएगा। तो ऐसे आप लोगों को जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर से रिलेटेड। ठीक, आई होप नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट्स बच्चों को ज्यादातर होती है वो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर मैंने करने की कोशिश करी है कि ज्यादा जो है वो डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाए। जो मेन नंबर हैं वो जो पेपर में आता है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखोगे ना, तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पेपर में आने वाले ज्यादातर नंबर यही होते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।